नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एनटीए, यूजीसी नेट हिस्ट्री और स्टेट सेट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री का ये थ्योरी क्लास 72 है। आज का टॉपिक है गुलाम वंश और इल्तुतमिश। ठीक है, गुलाम वंश में आज हम इल्तुतमिश को कवर करेंगे पूरा। तो हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जरफ पार। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जरफ पार। तो कल हमने जो क्लास खत्म की थी 71, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके उत्तराधिकारी आराम शाह तक थी। आज हम शुरू करेंगे इल्तुतमिश को। ठीक है, तो आइए मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल पढ़ रहे हैं हम, जो 1206 से लेकर 1526 तक चलेगा। तो गुलाम वंश को मामलूक वंश भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 राजवंश थे। इसमें पहले था कुतुबी वंश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा। ठीक है, इसमें 2 राजा हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। फिर शमसी राजवंश का शासन आता है। इसका संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बैराम शाह और नसरुद्दीन महमूद तक चलता है। इसके बाद आता है बारी बलबनी राजवंश की, जिसका संस्थापक था गैसुद्दीन बलबन, मोइनुद्दीन याकूबाद और ट्यूमर्स। ठीक है, तो आज हम शमसी राजवंश को पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कुतुबी राजवंश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश नाम है इसका। ठीक है, आज हम इल्तुतमिश के इतिहास को जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अल्तमश या इल्तुतमिश, ठीक है, इसने क्या क्या किया, क्या इसकी उपलब्धियां थी, कौन कौन से विजय थे, किस किस का इसने जो है संरक्षण दिया, इसके काल में कितने स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। ठीक है, इसका काल क्या था? तो 1211 से लेकर 1236 इसका काल था। ठीक है, इसकी उपाधियों की बात करें तो सुल्तान सईद, भाग्यशाली सुल्तान, मिनाज ने कहा, सुल्तान आजम तथा नसीर उल मुमीन खलीफा ने उपाधि दी। जब 1229 में इसको खलीफा से खिलत की प्राप्ति हुई। गुलामों का गुलाम, क्योंकि दोस्तों ये जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद नहीं, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। गौरी जो था, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। मकबरों का पितामह बोलते हैं इसको। अभिलेखों में ईश्वर की भूमि का संरक्षक एवं ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा गया है। अमीर उल उमरा भी इसकी उपाधि थी। इसकी जाति इलबरी तुर्क, इसलिए दोस्तों इसको इलबरी तुर्की बोला गया है, इलबरी वंशी बोला गया है। पिता इलम खां, संस्थापक शमसी वंश या प्रथम इलबारी वंश की स्थापना इसने की थी। शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद जो 1266 65 66 तक बढ़ा था। ठीक है, देखो ये जो स्लाइड है तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश की जो उपाधियां थी, खलीफा सईद, नसीर उल मुमिन, खलीफा का सहायक, मुसलमानों का प्रधान, गुलामों का गुलाम, दासों का दास, ईश्वर की भूमि का संरक्षक, ईश्वर के सेवकों का मददगार, इसकी कुछ उपाधियां थी। ठीक है, इसका प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो इसका प्रारंभिक जीवन कैसे गुजरा, कहाँ कौन सी पोस्ट पर था ये पहले, और लास्ट में ये कैसे सुल्तान बनता है। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। यह इलबारी जनजाति का तुर्क था। उसके पिता इलम खां जनजाति के सरदार थे, इसलिए उसका बचपन समृद्ध वातावरण में बीता। समृद्ध मतलब दोस्तों अच्छे खासे वातावरण में बीता। बाल्यकाल से ही इल्तुतमिश रूपवान व विद्वान था। इस कारण अपने भाइयों की ईर्ष्या का पात्र बन गया, जिन्होंने धोखे से
उसे एक मेले में ले जाकर गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। अतः बचपन में ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया। दास के रूप में उसे बुखारा लाया गया, जहां सद्र जहां के एक संबंधी के हाथों से बेच दिया गया। सद्र जहां, ये आ चुका है एग्जाम में, सद्र जहां, सद्र जहां के परिवार से इल्तुतमिश बुखारा के हाजी नामक दासों के एक व्यापारी के अधिकार में आया। तत्पश्चात एक अन्य व्यापारी जमालुद्दीन मुश्तक और मोहम्मद चुस्तकवा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ने उसे खरीदा और उसे गजनी ले गया। अब दोस्तों यहाँ से उसका जो है उसका जो प्रसिद्धि है वो प्राप्त होनी शुरू होती है। अगर बात करें दोस्तों इल्तुतमिश के प्रारंभिक पद की, ठीक है, तो सबसे पहले उसका पद था सरे जानदार, फिर उसका पद हुआ अमीर शिकार, फिर उसका पद हुआ ग्वालियर का किलेदार, फिर उसका पद हुआ बुलंदशहर का इक़्तिदार, और सबसे लास्ट में बदायूं का इक़्तिदार, और तो उसके बाद ये सुल्तान बनता है। ठीक है, सवाल ये आता है कि भाई सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं के किले का सूबेदार था। ठीक है, इक़्तिदार या सूबेदार। अगर हम बात करें जूद के युद्ध की, तो इल्तुतमिश और तुर्की सरदारों के बीच में हुआ। इल्तुतमिश ने पराजित किया तुर्की सरदारों को। ठीक है, इसमें दो तरह के सरदार थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा मोची मोहम्मद गौरी के सरदार। ठीक है, तो इसमें देखो इसके काल में क्या क्या हुआ। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी का गठन किया, इसमें 40 तुर्क सरदार थे या गुलाम सरदार। ठीक है, गुलाम सरदार हो सकते हैं, गुलाम, वफादार गुलाम थे। इसने ताजुद्दीन एलदोज को समाप्त किया। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का था, जो मोहम्मद गौरी का दास था। उसके बाद इसने नसरुद्दीन कुवाचा की पराजय की इसने, फिर मंगोल संकट को दूर किया। तो इसके ही काल में चंगेज खान आया था। ठीक है, चंगेज खान याद करिएगा, चंगेज खान के आक्रमण को जो है विफल कर दिया था। बंगाल विजय की इसने, और हिंदू राजाओं राजपूत संघर्ष भी इसने किया था। काफी ज्यादा मात्रा में इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसकी अगर प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो बंगाल में अली मर्दान खान और गयासुद्दीन ऐबक का विद्रोह, उसके बाद मंगोल आक्रमण और गौरी के दो गुलाम ताजुद्दीन एलदौज पंजाब और गजनी का शासक एवं नसरुद्दीन कुवाचा सिंध और मुल्तान के शासक द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश थी, परंतु इसने दोनों को नष्ट कर दिया। नए स्थापित सल्तनत के लिए खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करना इसकी चुनौतियां थी। आखिरकार 1229 में इसको जो है स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों अगर बात करें इस सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन कैसा था, तो सुल्तान जो था वो सत्ता की शीर्ष पर था, उसके नीचे नायब था। ठीक है, सुल्तान का उप प्रमुख, उसके नीचे वजीर, फिर दीवाने रियासत, सदर सुदूर, दीवाने इंसा, दीवाने अर्ज, काजी उल कुजात। वजीर जो था वो प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री होता था। दीवाने रिसालत के विदेश विभाग, सदर सुदूर इस्लामिक न्याय मंत्री, दीवाने इंसा शाही सचिवालय, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। तो दीवाने इंसा को डाक विभाग भी बोलते हैं, डाक विभाग। काजी उल कुजात ये न्याय मंत्री होता था। ठीक है, ये स्लाइड बड़ी अच्छी है। शम्स-उद-दौला इल्तुतमिश जनजाति इलवरी जाति का तुर्क था। शासनकाल 1210-11 से 36 तक। इलम का पिता का नाम बंस शमसी, राजधानी दिल्ली। इल्तुतमिश का अर्थ समझे का स्वामी। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 30 अप्रैल 1236 को। उपाधियां सिक्के, चांदी का टंका, चित्रग्रहण, तांबे का जीतल चलाया इसने। बैर सुल्तान 1229 में प्राप्त किया। इसने राजधानी को
लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। काफी अच्छी ये स्लाइड है। इल्तुतमिश की दोस्तों जब उसने सत्ता ग्रहण की तो उसकी कुछ प्रमुख समस्याएं थी। कैसे कि जैसे इल्तुतमिश की प्रमुख समस्या है ताजुद्दीन एलदोश जो गजनी का शासक था, नसरुद्दीन कुवाचा जो उस समय उच्च सिंध मुल्तान भटिंडा कोराम सरस्वती लाहौर का शासक था, अली मर्दान ये लखनौती बंगाल का शासक था जिसने बख्तियार खिलजी की हत्या की थी, राजपूत शासक जालौर रणथंबोर ग्वालियर के शासक थे। ये बड़ी समस्या थी इनके लिए। और चंगेज खान मंगोल आक्रमण भी इसकी समस्याओं में से एक थी। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए दोस्तों, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, चांदी का टंका। अब थोड़ा सा और दोस्तों बढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। सुंदर व्यक्तित्व व मेधावी दृष्टि से उसने समस्त बाजार आकर्षित कर लिया। ठीक है, यानी कि इल्तुतमिश नहीं, उसकी जो प्रवृत्ति थी दोस्तों बड़ा अच्छा था, मेधावी था। ठीक है, यह सूचना सुल्तान मुइजुद्दीन गौरी को दी गई तो गौरी ने इल्तुतमिश व अन्य दास तमगाज रूमी को भेजने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाई, किंतु जमालुद्दीन ने यह मूल्य अस्वीकार कर दिया। अतः गौरी ने गजनी में उसे क्रय विक्रय पर रोक लगा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने गुजरात अभियान से गजनी लौट रहा था तो 1 वर्ष तक वहां प्रवास किया। इसी दौरान वह इल्तुतमिश के सुंदर व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ तथा गौरी से उसे खरीदने की अनुमति मांगी। चूंकि गजनी में उसके क्रय विक्रय पर प्रतिबंध था इसलिए गौरी उसे दिल्ली ले आने का निर्देश दिया। दिल्ली में ही इल्तुतमिश व तमगाज रूमी को 1 लाख जीतल में खरीद लिया गया। ऐबक ने आरंभ से ही इल्तुतमिश को सरे जानदार, ठीक है, अंगरक्षकों का प्रधान का पद महत्वपूर्ण पद दिया। ठीक है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक के बाद एक पद पर उन्नति करते हुए वह अमीर शिकार पर जा पहुंचा। अमीर शिकार ग्वालियर विजय के पश्चात उसे वहां का अमीर नियुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात उसे वर्ण बुलंदशहर का इक्ता प्रदान किया गया। अंत में उसे दिल्ली राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बदायूं का इक्ता सूबा सौंपा गया। रेवाटो महोदय के अनुसार दिल्ली साम्राज्य में सबसे उच्च थी बदायूं। उसकी प्रतिभा को देखते हुए ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। 1205-6 में खोखरों के दमन के लिए मुइजुद्दीन गौरी ने जब गजनी से कूच किया तो उसे अपनी सहायता के लिए दिल्ली से सेना मंगवाई। ऐबक एक सेना के साथ गौरी की सहायता के लिए कूच किया। ठीक है, इसमें इल्तुतमिश भी शामिल था। उसने बड़े उत्साह व साहस से खोखरों के दमन में सहायता की। खोखरों को झेलम नदी में ढकेलकर बीच धारा तक पीछा करता हुआ उनका संहार किया। गौरी इल्तुतमिश के इस साहस व कौशल से प्रभावित हुआ। उसने ऐबक को उसके साथ भला व्यवहार करने की सलाह दी तथा उसे दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। इस प्रकार अपनी सेवाओं की उपलक्ष्य में मोहम्मद गौरी के आदेश से इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल गई। साथ ही उसे अमीरन उल उमरा की उपाधि भी प्रदान की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश ऐबक का दामाद तथा बदायूं का इक्तादार था। ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में इल्तुतमिश का शासन पर बैठना किस तरीके से बैठा, वो कितनी उसके शासन में बैठने पर कठिनाई आई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अमीरों ने आराम शाह गद्दी पर बैठाया। यह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। 8 माह के भीतर ही दिल्ली के तुर्क अमीरों ने
इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। आराम शाह को जूद के युद्ध में पराजित कर इल्तुतमिश 1210-11 में शासक बना। ऐबक के संरक्षकों के नायकों ने इल्तुतमिश का विरोध किया। काजी बजिए-उद्दीन के नेतृत्व में कुछ विधि ज्ञाताओं ने इल्तुतमिश का इस आधार पर विरोध किया कि वह एक स्वतंत्र मनुष्य नहीं है। परंतु दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको दास्ता से मुक्त कर दिया था, परंतु इनको पता नहीं था। उन्होंने अपनी दलील तभी वापस ली जब इल्तुतमिश ने उन्हें अपना मुक्ति पत्र दिखा दिया कि भाई ये देखो, मैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले ही जो है दास्ता से मुक्त कर दिया हूं। बाकायदा उसको पत्र दिया गया था। ठीक है, इल्तुतमिश ऐबक का दास था। वह प्रथम इलवरितुक शासक तथा दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के शासक से नहीं बल्कि 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला से प्राप्त की थी। खलीफा ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र तथा सम्मान सूचक वस्त्र खिलत प्रदान किया। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1229 में खलीफा से प्राप्त विशिष्ट अधिकार पत्र में इल्तुतमिश द्वारा विजित सभी देश व सागर पर सुल्तान आजम के रूप में उसको स्वीकार कर दिया गया। इल्तुतमिश द्वारा खलीफा से खिलत अपने पद की स्वीकृति प्राप्त करने का उल्लेख मिनाज उसराज की पुस्तक तबकात नासिर से प्राप्त होता है। इंपोर्टेंट है। इसमें उल्लेख है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार को सुल्तान, उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। ये भी इंपोर्टेंट है। इस कार्य ने दिल्ली की सल्तनत के ऊपर खिलाफत की छाप को दृढ़ कर दिया और भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर खलीफा के अंतिम अधिकार को वैधानिक रूप से पुष्ट कर दिया। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का दूत प्रदर्शित किया। उसने सर्वप्रथम इलवारी अब्बासी खलीफा अल मुस्तस्नीर के नाम से युक्त सिक्के चलाए। इल्तुतमिश शमसी वंश का था। इस कारण उसके गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सियासत पर एक नबी राजवंश का अधिकार स्थापित हो गया। उसने अत्यंत विषम परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत का राज्य प्राप्त किया, परंतु अपनी योग्यता और प्रतिभा से इन समस्याओं का अंत कर दृढ़ता तथा शक्ति प्रदान की। अनेक इतिहासकारों ने उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी। ये भी इंपोर्टेंट है। तो इल्तुतमिश की जो समस्याएं थी बादशाह बनने के बाद में वो कौन कौन सी थी? बंगाल में अली मर्दान खान और गयासुद्दीन ऐबक का विद्रोह, मंगोल आक्रमण और गोरी के दो गुलाम तजुद्दीन एलदौज पंजाब का गजनी, पंजाब और गजनी का शासक तथा नसरुद्दीन कुवाचा सिंध मुल्तान का शासक द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। नए स्थापित दिल्ली सल्तनत के लिए खलीफा से स्वीकृति प्रदान करना चुनौती थी। इसके अलावा ताजुद्दीन एलदौज गजनी का शासक, नसरुद्दीन कुवाचा, अली मर्दान लखनऊ बंगाल का शासक, राजपूत शासक जालौर, रणथंभौर ग्वालियर, चंगेज खान, ये कुछ समस्याएं थी। बादशाह बनने के बाद में इल्तुतमिश ने इन समस्या को कैसे किनारे किया, इन समस्या से कैसे उसने पार पाया। तो आइए देखते हैं शासक बनने इल्तुतमिश की समस्याएं। ठीक है, शासक बनने के पश्चात इल्तुतमिश को अनेक प्रकार की आंतरिक तथा वाह कठिनाई का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश के तीन प्रमुख प्रतिद्वंदियों गजनी के एलदौज, सिंध के कुबाचा और बंगाल के अली मर्दान ने उसके लिए समस्या उत्पन्न कर दी थी। आराम शाह की अयोग्यता का लाभ उठाकर कुबाचा ने बठिंडा, कुराम, सरस्वती तक अपने साम्राज्य का विस्तार
कर लिया था और अब उसकी निगाहें दिल्ली पर थी। बंगाल और बिहार दिल्ली से पृथक हो गए थे। लखनौती में अली मर्दान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। अली मर्दान दोस्तों वही है जिसने बख्तियार खिलजी की मृत्यु कर दी थी और लखनौती पर अधिकार कर लिया था। राजपूत राजाओं ने भी दिल्ली सल्तनत को कर भेजना बंद कर दिया था। जालौर और रणथंभौर स्वतंत्र हो गए थे। अजमेर, ग्वालियर व दोआब ने भी तुर्कों का आधिपत्य अस्वीकार कर दिया था। सामंतों का एक प्रभावशाली वर्ग इल्तुतमिश की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसमें कुतुबी व मोची सामंत प्रमुख थे। एक कुलीन सामंत थे जो इल्तुतमिश को एक दास होने का के नाते सुल्तान के योग्य नहीं मानते थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का भय भी इल्तुतमिश के समय में उपस्थित हुआ। ये सभी परिस्थितियां संकटपूर्ण थी। इस प्रकार नव स्थापित तुर्की सल्तनत विनाश के कगार पर खड़ा था, परंतु इल्तुतमिश ने कौशल, साहस और शक्ति से इन सभी संकटों का मुकाबला किया तथा अंत में सफलता प्राप्त की। दोस्तों उसने उसके जो प्रमुख कार्य थे, जो उपलब्धियां थी, उसने इन समस्या को कैसे पार किया, वो 3 चरणों में डिवाइड है। इल्तुतमिश के कार्य उपलब्धियां। इल्तुतमिश ने 26 वर्षीय कार्यकाल 10 से 36 को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला प्रथम चरण 1210 से 20 तक अपने विरोधियों का दमन किया, ठीक है, जो भी विरोधी थे, एल्दोज, कुवाचा, अली मर्दान खान, ठीक है। दूसरे चरण में 1221 से 29 तक उसने मंगोल आक्रमण के खतरे का सामना किया, ठीक है, क्योंकि 1221 में मंगोल आक्रमण शुरू होता है चंगेज के काल में। अन्य समस्या को निदान भी किया गया और तृतीय चरण में जो 1229 से 36 तक अपनी सत्ता को मजबूत किया। तो आइए इन चरणों को पढ़ते हैं। तो एक महत्वपूर्ण कार्य था इल्तुतमिश का कि उसने 40 शाह का गठन करके, या चहलगामी बोलते हैं इसको, चहलगामी, इसमें 40 गुलाम सदस्य थे जो वफादार थे। 40 का गठन करके अपनी औलादों की कब्र खोद दी इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो सबसे पहले चरण में जो 1210 से 20 तक चलता है, उसमें सबसे पहले एल्दोज का पतन हुआ। एल्दोज गजनी का शासक था, वह दिल्ली की संप्रभुता पर दावा रखता था। जब इल्तुतमिश दिल्ली में अपने प्रतिद्वंदी अमीरों का दमन करने में व्यस्त था, तब एल्दोज ने उसे अपने अधीन मानते हुए छत्र, दंड आदि राज चिन्ह भेजे जो किसी संप्रभु द्वारा अधीनस्थ शासक को दिए जाते हैं। इल्तुतमिश ने उसे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया क्योंकि वह अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ था। कुछ समय पश्चात जब खारिजमों ने एल्दोज को गजनी से मार भगाया तो वह लाहौर आ गया। उसने कुवाचा को वहां से भगाकर लाहौर पर अधिकार कर पंजाब से थानेश्वर तक विस्तार कर लिया। उसने दिल्ली के शासन पर भी अपना दावा किया। एल्दोज के विस्तार को रोकना इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था क्योंकि एल्दोज यदि पंजाब में अपनी शक्ति संगठित कर लेता तो दिल्ली में इल्तुतमिश सुरक्षित नहीं रह सकता था। 1215-16 में तराइन के ऐतिहासिक मैदान में दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें एल्दोज पराजित हुआ। तत्पश्चात उसे कैद कर बदायूं ले जाया गया जहां उसका वध कर दिया गया। इल्तुतमिश के लिए यह दोहरी विजय थी। प्रथम उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला उसका प्रबल शत्रु का विनाश हो गया। दूसरा, दिल्ली सल्तनत का गजनी से सदा के लिए संपर्क टूट गया जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया। उसके बाद
कुवाचा की बारी आती है। ठीक है, कुवाचा, कुवाचा, नसरुद्दीन कुवाचा। इल्तुतमिश का दूसरा प्रतिद्वंदी कुवाचा था, जो सिंध और मुल्तान का शासक था। इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते ही उसने सिंध, सागर, दोआब, सरस्वती, बठिंडा और लाहौर तक अपना अधिकार कर लिया। इस कारण वह उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब में इल्तुतमिश का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। एलदौज ने लाहौर कुवाचा से छीन लिया था, परंतु जब वह इल्तुतमिश से पराजित हो गया तब कुवाचा ने लाहौर पर पूर्ण अधिकार कर लिया। कुवाचा की शक्ति को तोड़ने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर पर आक्रमण किया। कुवाचा बिना युद्ध किए भाग खड़ा हुआ। इल्तुतमिश ने उसका पीछा किया और चिनाब स्थित मंसूरा के निकट एक युद्ध में से पराजित कर लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार करने के पश्चात इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन को वहां नियुक्त किया। सिंध क्षेत्र में अभी भी कुवाचा की शक्ति शेष थी। इस बीच 1221 में मंगोल विजेता चंगेज खान एक विशाल सेना लेकर सिंध की ओर बढ़ा। इल्तुतमिश मंगोल आक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए कुवाचा की तरफ ध्यान नहीं दे सका। जलालुद्दीन मंगबरनी के वापस जाने के पश्चात कुवाचा की तरफ ध्यान दिया। दोस्तों, चंगेज खान ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की तरफ आया था और भारत में उसने एंट्री की, परंतु एंट्री की करने की कोशिश की और उसने इल्तुतमिश उस समय बादशाह था। मंगबरनी ने कहा कि भाई मुझे सहायता चाहिए, तो इल्तुतमिश ने कहा कि भाई मैं सहायता नहीं दे सकता, आप वहीं ठहरिए कुछ दिन और, ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत गर्मी है। ठीक है, ऐसे ही तो जलालुद्दीन मंगबरनी का एक आदेश आया और इल्तुतमिश ने उसको भी ऐसे मना कर दिया कि भाई मैं जो है मंगबरनी को सहायता नहीं दूंगा, शरण नहीं दूंगा, आप जो है हिंदुस्तान में प्रवेश ना करें, अन्यथा यहाँ पर इतनी गर्मी है कि आपके चेहरे पर फफोले पड़ जाएंगे अगर आओगे, क्योंकि चंगेज खान ठंडे देश का व्यक्ति था। ठीक है, उसने एक बाकायदा दोस्तों एक नोट्स या एक पत्र लिखवाया, उसके पास भेजा कि भाई बादशाहों के बादशाह, उसमें लिखा हुआ था बादशाहों के बादशाह चंगेज खान जी आपकी जय हो। और बहुत सारे उस पत्र के साथ में तो बहुत सारे रतन मोती भेजे गए थे ताकि जलालुद्दीन वहीं रुक सके। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई उसने लिखा था मंगबरनी तो आप ले सकते हो, मैंने उसको कोई जो है आशा नहीं दिया है, परंतु आप जो है हिंदुस्तान में प्रवेश मत करना, क्योंकि यहाँ की गर्मी आपके लिए अनुकूल और प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। आप अगर एंट्री करेंगे भारत में तो आपके चेहरे पर, पूरे शरीर पर जो है फफोले पड़ जाएंगे, क्योंकि आप ठंडे देश के यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो जलालुद्दीन मंगबरनी के वापस जाने के बाद उसने पूर्ण कुवाचा की तरफ ध्यान दिया। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूर्ण कुवाचा पर चढ़ाई की तथा बठिंडा व सरस्वती पर अधिकार कर उच्च और मुल्तान की ओर बढ़ा। कुवाचा भागकर निचली सिंध में स्थित बक्कर के किले में शरण ली। 3 माह पश्चात इल्तुतमिश का उच्च पर भी अधिकार हो गया। अंत में विवश होकर कुवाचा ने अपने पुत्र बहराम मंसूद को संधि का प्रस्ताव लेकर इल्तुतमिश के पास भेजा, परंतु इल्तुतमिश संधि स्वीकार कर उसके पुत्र को बंदी बना लिया। अंत में विवश होकर कुवाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार 1228 में इल्तुतमिश का एक और शत्रु भी समाप्त हो गया। मुल्तान और उच्च को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। सिंध विजय को पूरा करने के लिए इल्तुतमिश ने निजामुद्दीन जनौदी, जो उस समय दोस्तों वजीर था इसका, को नियुक्त किया। ये इंपोर्टेंट है कि इल्तुतमिश का वजीर कौन था,
निजामुद्दीन जुनैदी था। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। इल्तुतमिश के समय में जब उलेमाओं ने हिंदुओं के समक्ष मृत्यु या इस्लाम की शर्त रखने की पेशकश की, तो वजीर जुनैदी ने कहा कि हाल ही में भारत में विजय प्राप्त हुई है, मुसलमान समुद्र में केवल एक बूंद के समान है, और यह संभव है कि ये आदेश लागू करने पर हिंदू आपस में मिल जाएंगे और व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थॉट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद दोस्तों 1221 से लेकर 29 तक उसने मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। मंगोल आक्रमणकारियों का खतरा, इल्तुतमिश के समय में भारत में मंगोलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। मंगोलों के नेता चंगेज खान उर्फ तैमुजीन ने गोबी के रेगिस्तान व एशिया के घास के मैदान की समस्त बर्बर जातियों को अपने नेतृत्व में संगठित कर चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया, पर्शिया को अपने पैरों तले रोन दिया। उसने पर्शिया, ईरान के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। ख्वारिज़्म शाह स्वयं कैस्पियन समुद्र की ओर भागा या उसका सबसे बड़ा पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर भारत की ओर आ गया। चंगेज खां भी उसका पीछा करता हुआ सिंध नदी तक आ पहुंचा। सिंधु नदी तक जुवैनी लिखता है कि सुल्तान यानी कि इल्तुतमिश आग और पानी के बीच में फंस गया, क्योंकि दोस्तों अगर उससे मुकाबला करे तो उसके बस की नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों उसने बड़ी दिमाग से काम लिया। इसी समय चंगेज खां इल्तुतमिश के दरबार में अपना एक दूत भेजा चंगेज खान ने। इसका मुख्य उद्देश्य है इल्तुतमिश को सावधान करना था कि वह जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता न करे, ठीक है, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। उस समय पंजाब और ऊपरी सिंध दोआब का क्षेत्र चंगेज खां के सेनानियों कुवाचा, मंगबरनी व खोखरों के बीच संघर्ष का विषय बन गया था। ठीक है दोस्तों, उस समय कुवाचा भी जिंदा था, मंगबरनी, खोखर भी था उसमें। इल्तुतमिश ने प्रतीक्षा और अवलोकन का निश्चय किया, क्योंकि उसने कहा कि भाई इस समय जो है मुझे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं किसी का समर्थन करना चाहिए, न किसी की लड़ाई करनी चाहिए। उसने थोड़ा वेट किया। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि दिल्ली साम्राज्य को इस उथल पुथल से रक्षा करनी है। स्थिति को चुपचाप देखता रहा। इसी बीच मंगबरनी ने खोखरों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। खोखरों के सरदार राय खोखर संकीर्ण की पुत्री से विवाह कर सिंध सागर दोआब में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तत्पश्चात सियालकोट जिले के बसरौर स्थित दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने आइन ए मुल्क नामक अपना दूत इल्तुतमिश के पास भेजा तथा मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी। दोस्तों यहाँ पर जो है मंगबरनी इल्तुतमिश से कहता है कि भाई मेरी सहायता करो, वरना चंगेज खान उसको मार डालेगा। इल्तुतमिश के सामने बड़ी कठिनाई थी कि भाई वो मंगबरनी की सहायता करे क्या चंगेज खान की बात माने। बड़ी समस्या। वह मंगबरनी की सहायता कर चंगेज खान से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहता था। उसने जलालुद्दीन मंगबरनी के दूत आइन उल मुल्क की हत्या करवा दी तथा विनम्रता पूर्वक से शरण देने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन से प्रार्थना की कि वह पंजाब छोड़ दे। साथ ही उसने एक बड़ी सेना भी युद्ध के लिए तैयार कर ली। जलालुद्दीन मंगबरनी इल्तुतमिश से युद्ध करना उचित नहीं समझा, अतः अपना ध्यान कुवाचा की ओर मोड़ दिया। उसने उच्च के निकट कुवाचा को पराजित कर सिंध के दक्षिणी भाग को लूटकर 1224 में भारत छोड़ पर्शिया चला गया। जब तक चंगेज खान जीवित था, उसने सिंध नदी के
पश्चिम में राज्य विस्तार की लालसा नहीं की। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिंध राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया। मंगवर्णी के भारत से चले जाने के पश्चात इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपना ध्यान बंगाल की ओर आकर्षित किया, जहां पर अली मर्दान खान शासन कर रहा था। दोस्तों अगर बात करें भाई इल्तुतमिश के दौरान भारत यानी कि जो सल्तनत काल था, तो इसमें सिंध, ठीक है, लाहौर, दिल्ली, लखनौती ये शामिल थे। अब इल्तुतमिश दोस्तों बंगाल की तरफ बढ़ता है, बंगाल बिहार, ठीक है, ये विजय करता है। अली मर्दान कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन से बंगाल का शासक बना था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद अपने को स्वाधीन बना लिया तथा अलाउद्दीन की उपाधि उसने धारण कर ली थी। 2 वर्ष पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। उसके पश्चात हिसामुद्दीन ऐबज खिलजी गद्दी पर बैठा। उसने गयासुद्दीन आजम की पद धारण की, तो अपने नाम के सिक्के चलाए और खुतबा भी पढ़वाया। उस समय इल्तुतमिश पश्चिमोत्तर प्रांत सिंध घाटी की समस्या में उलझा था, इसलिए वह बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सका। इल्तुतमिश की व्यवस्था का पूर्ण लाभ उठाकर हिसामुद्दीन ऐबज ने बिहार में अपनी सत्ता का विस्तार किया तथा जाजनगर, तिरहुत, बंग व कामरूप के राज्यों से खराज वसूला। अपनी पश्चिमी सीमा को सुनिश्चित करने के बाद इल्तुतमिश ने पूर्वी क्षेत्र की ओर ध्यान मोड़ा। उसने गंगा नदी के बाद उसने गंगा नदी के दक्षिण स्थित बिहार के समस्त प्रदेश पर अधिकार कर लिया तथा वहां एक राज्यपाल नियुक्त किया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के पश्चात वह 525 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ा। उधर हिसामुद्दीन ऐबज भी इल्तुतमिश को रोकने के लिए आगे बढ़ा, किंतु बिना किसी युद्ध के ही उसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सा धन दिया। इल्तुतमिश मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर वापस दिल्ली लौट गया, किंतु इल्तुतमिश के वापस लौटते ही ऐबज ने मलिक जानी को बिहार से निकलवा दिया तथा दिल्ली राज्य की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। हिसामुद्दीन ऐबज को दंडित करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन को, जो उस समय अवध का राज्यपाल था, को आक्रमण करने का आदेश दिया, किंतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने का परामर्श दिया। 2 वर्ष पश्चात जब गयासुद्दीन हिसामुद्दीन ऐबज अपने पूर्वी अभियान कामरूप, असम व बंग, पूर्व बंगाल पर गया था, तभी अवसर का लाभ उठाकर नसरुद्दीन ने उसके राजधानी लखनऊ पर अधिकार कर दिया और आक्रमण कर लिया। गयासुद्दीन अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए वापस लौटा, परंतु युद्ध में मारा गया। 1226 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने उसे बंगाल का सूबेदार, प्रांतीय गवर्नर या मुख्तार नियुक्त किया। इस प्रकार 1226 ईस्वी में बंगाल दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बन गया, परंतु 2 वर्ष पश्चात 1229 में शहजादा नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई। मलिक इख्तियारुद्दीन बल्ख के नेतृत्व में खिलजी अमीरों ने लखनऊ में विद्रोह कर दिया। 1230 में इल्तुतमिश स्वयं जाकर इस विद्रोह को समाप्त किया। इख्तियारुद्दीन बल्ख मारा गया और बंगाल पर पूर्ण दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। राजधानी से दूर होने के कारण बंगाल पर सदैव नियंत्रण रखना कठिन था, इसलिए इल्तुतमिश ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बंगाल और बिहार को पृथक कर वहां अलग अलग सुविधा नियुक्त किए। मलिक
अलाउद्दीन जानी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। तो ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद इल्तुतमिश राजपूतों की तरफ ध्यान देता है। राजपूतों की तरफ बंगाल अभियान के बाद इल्तुतमिश ने राजपूतों की ओर ध्यान दिया। राजपूताना का श्रेय क्षेत्र ऐबक के शासनकाल से ही विद्रोह और उपद्रव का केंद्र बना हुआ था। राजपूत सरदार तुर्कों की सत्ता का अंत करने के लिए प्रयासरत थे। अपने अल्पावधि में ऐबक इस समस्या का समाधान करने में असमर्थ रहा। ऐबक की मृत्यु के बाद चंदेलों ने कलिंजर व अजयगढ़ पर पूर्ण अधिकार कर लिया। प्रतिहारों ने तुर्की सेना को ग्वालियर से निष्कासित कर नरवर और झांसी पर अधिकार कर लिया। गोविंदराज के नेतृत्व में चौहानों ने रणथंभौर को तुर्कों से छीनकर जोधपुर और उसके निकट के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। भट्टी राजपूतों ने अलवर और उसके निकटस्थ प्रदेशों अजमेर, बयाना और थंबौर को स्वतंत्र कर लिया था। राजस्थान की भांति दोआब आधुनिक उत्तर प्रदेश के भी हिंदू शासक विद्रोह कर रहे थे। इन समस्याओं से निपटने के लिए इल्तुतमिश ने कार्रवाई अब आरंभ कर दी। तो सबसे पहले दोस्तों उसने रणथंभौर और मंदसौर की तरफ ध्यान दिया। ठीक है, मंदसौर बोलते इसको। थे 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर के अत्यंत मजबूत दुर्ग का घेरा डाला। उस समय उस पर पृथ्वीराज तृतीय के वंशज शासन कर रहे थे। इल्तुतमिश ने इस पर अधिकार कर लिया। यह उसकी महान सफलता थी, क्योंकि रणथंभौर एक अजय दुर्ग समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि 70 शासक उस पर विजय पाने में असफल रहे। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने 1227 में परमाणु की राजधानी मंदसौर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। उसके बाद जालौर, बयाना, थंगीर, अजमेर और नागौर की तरफ ध्यान दिया। 1228-29 में इल्तुतमिश ने जालौर का घेरा डाला। उस समय वहां का शासक चौहान राजा उदय सिंह था। उसने उदय सिंह को आधिपत्य स्वीकार करने व वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया। इसके पश्चात बयाना, थंगीर, अजमेर व नागौर पर भी अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने यह अवसर बड़े उत्साह व मान मर्यादा से बनाया। इस कार्य ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर खिलाफत की छाप को मजबूत कर दिया। तो इसके बाद 1229 में क्या होता है, यहाँ पर 1229 में उसको खलीफा से खिलत प्राप्त होती है। ठीक है, जब उसको खिलत प्राप्त हुई तो उसने यह बड़े उत्साह मान मर्यादा से बनाया। ठीक है, इस प्रकार इस कार्य ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर खिलाफत की छाप को मजबूत कर दिया। तब भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर खलीफा के अंतिम अधिकार को वैधानिक रूप से पुष्टि कर दी। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का दूत प्रदर्शित किया। उसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसीर के नाम से युक्त सिक्के चलाए। इस प्रकार खलीफा और सुल्तान पद की स्वीकृति के कारण उसका पद कानूनी बन गया। दिल्ली सल्तनत वैध रूप से एक स्वतंत्र राज्य हो गया। खलीफा द्वारा उसकी सत्ता को मान्यता प्राप्त होने के कुछ समय पश्चात अर्थात मार्च-अप्रैल 1229 ईस्वी में उसके बड़े पुत्र नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई, जिसका इल्तुतमिश पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। अतः वह एक अत्यंत योग्य शासक था। सुल्तान इल्तुतमिश की सभी आशाएं उस पर केंद्रित थीं।
मृत्यु से पूर्व झांसी, अवध, लाहौर तो लखनऊ जैसे सामरिक महत्व के स्थानों का सूबेदार रह चुका था। कौन था दोस्तों? नसरुद्दीन। यह दुखद घटना के बाद इल्तुतमिश अपने शासनकाल के शेष वर्षों में निरंतर दिल्ली सल्तनत के संगठन में लगा रहा तथा विद्रोह का दमन किया। उसके बाद दोस्तों उसने ग्वालियर व कलिंजर की ओर ध्यान दिया। 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। वहां के परिहार शासक मंगल देव मलय वर्मा ने 11 माह तक वीरता पूर्वक नगर की रक्षा की, किंतु अंत में उसे पराजय स्वीकार कर लेनी पड़ी। ग्वालियर को बुंदेलखंड और मालवा में लूटपाट के अभियान संचालित करने का अड्डा बनाया गया। ग्वालियर के शासन प्रबंध के लिए इल्तुतमिश ने मुल्जुल मुल्क जियाउद्दीन मोहम्मद जुनैदी को अमीर दाद बसलार नसीरुद्दीन को कोतवाल नियुक्त किया गया। मिनहाज को कुच्चा, किताबत, इमामत तथा एहतिबात के पदों पर नियुक्त किया गया। ग्वालियर विजय के लिए के 2 वर्ष पश्चात इल्तुतमिश ने सुल्तानकोट, बयाना की इक्ताएं और ग्वालियर दुर्ग के सायना का पद गोरी के एक तुर्कदास अधिकारी मलिक नसरुद्दीन तैसी को प्रदान किया तथा उसे कालिंदर आक्रमण के लिए भेजा। 1233-34 ईस्वी तक मलिक तैसी ने कलिंजर पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक चंदेल राजा त्रिलोक वर्मा था। वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। जो तुर्कों ने कालिंजर को लूटा तथा नगर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद दोस्तों उसने नागदा और अनिलवाड़ा की तरफ ध्यान दिया। इल्तुतमिश ने स्वयं गुहिलोतों की राजधानी नागदा पर आक्रमण किया, परंतु वहां का राजा क्षेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया। तो ये इंपोर्टेंट है। गुहिलोतों की राजधानी नागदा पर आक्रमण किया और वहां के राजा क्षेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया। इस आक्रमण में इल्तुतमिश को भारी क्षति उठानी पड़ी। इल्तुतमिश ने गुजरात के चालुक्य को दबाने का प्रयत्न किया। उसने चालुक्यों की राजधानी अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया, उसे पराजित होकर लौटना पड़ा। तो उसने लगभग लगातार 2 पराजय हुई उसकी। उसके बाद मालवा पर ध्यान दिया। 1234-35 में इल्तुतमिश ने मालवा के एक अभियान का नेतृत्व किया। वह भिलसा के नगर और दुर्ग पर अधिकार कर लिया। एक मंदिर जिसे मिनहाज के अनुसार 300 वर्षों में निर्मित हुआ विध्वंस कर दिया गया। तत्पश्चात सुल्तान ने उज्जैन नगर की ओर कूच किया और वहां का स्थित महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया। वहां से प्रसिद्ध लिंग व विघ्नदत्त व अन्य राजाओं की अष्ट धातु की मूर्ति दिल्ली लाया गया। उसके बाद दोस्तों दोआब, ठीक है, दोआब की तरफ ध्यान दिया गया। उस समय दोआब की स्थिति असंतोषजनक थी। सल्तनत में व्याप्त अव्यवस्था का लाभ उठाकर अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए थे, जिनमें बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटेहर, रोहिलखंड आदि प्रमुख थे। अवध में पृथु का विद्रोह हुआ। पृथु ये भी इंपोर्टेंट है आज का एग्जाम में। अवध में पृथु का विद्रोह इल्तुतमिश के काल में हुआ था। अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद इल्तुतमिश ने उनके विरुद्ध कदम उठाया। उसने बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटेहर, बहराइच पर अधिकार कर लिया। कठोर संघर्ष के बाद अवध पर भी अधिकार हो गया। अवध में स्थानीय जाति के लोग अपने नेता पृथु के नेतृत्व में विद्रोह कर रहे थे। पृथु जिसके विषय में इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन तथा अवध सूबेदार ने कहा था कि उसने प्राय 1,20,000 मुसलमानों का रक्त बहाया था। ठीक है। अब इल्तुतमिश का अंतिम अभियान और उसकी मृत्यु की बारी आती है। अंतिम अभियान और उसकी मृत्यु। इल्तुतमिश ने 1236 में बमियान की ओर कूच किया। खोखरों के विरुद्ध यह उसका अंतिम अभियान था, जहां पर
जलालुद्दीन मंगबरनी का अधिकारी सैफुद्दीन हसन कारलू शासन कर रहा था, किंतु मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया और उसे दिल्ली राजधानी लाया गया, जहां 30 अप्रैल 1236 को उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। बोलते बोलते दोस्तों थोड़ा यहाँ पर 2 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं और अभी हम आइए दोस्तों पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इल्तुतमिश द्वारा शासक वर्ग का गठन करना, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने शासक वर्ग का गठन किया, जिसमें चहलगामी, तुर्कान चहलगामी भी था, तुर्कदास भी थे, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार के बाद इल्तुतमिश ने उसे संगठित करने का प्रयास किया। उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान चहलगामी का गठन किया, जिसको बलबन ने ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि बलबन भी इसका एक सदस्य था। इल्तुतमिश ने मोची तथा कुतुबी अमीरों के वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवीन शासक वर्ग का गठन किया। इसमें 2 प्रमुख दल तुर्कदास और ताजिक थे। तुर्कदास कौन थे? ये अजम के विभिन्न भागों से लाए गए दास थे। ये आपस में एक दूसरे के सम्मान व भाई समझते थे। तो एक ही ख्वाजा दास अर्थात एक ही स्वामी के दास समझे जाते थे। जब तक इल्तुतमिश जीवित था वे एक स्वामी के दास थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके दासों ने स्वयं को सुल्तान के दास कहना शुरू कर दिया। तुर्कदासों के इसी वर्ग से इल्तुतमिश ने 40 दल बनाया। 40 दल के सदस्य पूरी तरह से इल्तुतमिश के नियंत्रण में थे, तो सुल्तान के प्रति वफादार थे। उनकी नियुक्ति प्रमुख प्रशासनिक व सैनिक पदों पर थी। वे इल्तुतमिश के प्रमुख सलाहकार भी थे। ताजिक कौन थे? ये कुलीन वंश के गैर तुर्क विदेशी थे। ये लोग सुरक्षा और जीविका की खोज में भारत आए थे। वर्णी के अनुसार चंगेज खां के अत्याचार से बचने के लिए अनेक प्रसिद्ध शहजादे, अभिजात वर्ग के लोग, मंत्री तथा अन्य प्रसिद्ध विदेशी भारत आए और इल्तुतमिश के दरबार में एकत्रित हुए। ये स्वतंत्र
थे दास नहीं। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री रहे निजामुद्दीन जुनैदी द फुतुह सलातीन के लेखक इशामी के पूर्वज ताजिक वर्ग में ही शामिल थे। इल्तुतमिश जब तक जीवित रहा इन दोनों दलों पर उसका नियंत्रण रहा, किंतु उसकी मृत्यु के बाद 40 दल के सदस्य स्वेच्छाचारी हो गए तथा ताजिकों के प्रति उनका वैमनस्य बढ़ने लगा। इल्तुतमिश ने निजामुद्दीन जुनैदी द फखरुल मुल्क असमी की सहायता से शासन प्रबंध की व्यवस्था का पुनर्गठन किया तथा उसका रूप सुधारा। दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा इक्ता व्यवस्था को शुरू करना, ठीक है। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है, उसको मजबूत किया। अगर शुरुआत इक्ता व्यवस्था भारत में इक्ता प्रणाली की सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत करने का श्रेय सुल्तान इल्तुतमिश को जाता है। और दोस्तों, हम स्थापित शुरुआत मजबूत तरीके से नहीं, शुरुआत की बात करें मोहम्मद गौरी, इसने कोहलर कोलहर कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता प्रदान किया था, ठीक है। इक्ता एक अरबी शब्द जिसका अर्थ है भूमि। इक्ता इजारेदारी के लिए दिया गया भू क्षेत्र था जो सैनिक अथवा अमीर किसी को भी दिया जा सकता था। बाद में इक्ता प्रांतों में परिवर्तित हो गए। इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या निजामुल मुल्क अबू अली हरुन बिल अली तूसी की पुस्तक ससनामा में मिलती है। इक्ता के अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में मार्च 1136 मुल्तान से लखनऊ के बीच संपूर्ण सल्तनत बड़े छोटे भागों में विभाजित हो गई, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, जो मुक्ता नामक विशिष्ट अधिकारी के शासन के अंतर्गत था। अक्ता की 2 श्रेणियां थी। पहली जो अक्ता थी खालसा के 12 प्रांतीय स्तर की इक्ता, दूसरी कुछ गांवों के रूप में छोटी इक्ता। बड़े क्षेत्रों के इक्तदार प्रांतीय गवर्नर के रूप में थे, जो कानून एवं व्यवस्था की देखरेख, लगान वसूली, मुकदमों की सुनवाई और सैनिक सेवा प्रदान करते थे। छोटे छोटे क्षेत्रों के इक्तदार केवल सैनिक सेवा प्रदान करते थे। दोनों श्रेणियों के इक्तदारों को वेतन के रूप में अपनी इक्ता से वसूल किए गए लगान पर अधिकार प्राप्त था। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था का उपयोग उत्तर भारत की सामंतवादी प्रथा का अंत करने एवं केंद्रीय शासन को मजबूत बनाने के लिए किया था। सामंती प्रथा के विपरीत इल्तुतमिश ने समय समय पर इक्तदारों का स्थानांतरण कर उन्हें केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में रखने का सफल प्रयास किया। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने दोआब में आर्थिक महत्व को समझा। वहां 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त कर उसने तुर्की राज्य के लिए उत्तर भारत के सबसे संपन्न प्रदेश पर आर्थिक व प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। ये भी इंपोर्टेंट है। सैनिक सुधार। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शाही सेना के गठन हेतु विचार किया। उसने केंद्रीय सेना के नियंत्रण में एक स्थायी सेना का निर्माण किया। ये भी इंपोर्टेंट है। स्थायी सेना का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। सेना का मुख्य अंग घुड़सवार व पैदल सैनिक होते थे। सेना की देखरेख भाल दीवाने आरिज करता था। देखभाल जो है दीवाने आरिज करता था। सेना की कुशलता सुल्तान और दीवाने आरिज योग्यता व निश्चित पर आधारित थी। सुल्तान का सेनापति मुख्यपति था। सुल्तान सेना का मुख्यपति था। प्रांतों में मुक्ता अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। इसके न्यायिक सुधार की बात करते हैं तो न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश ने न्याय का समुचित प्रबंध किया। न्याय के लिए उसने राजधानी सभी प्रमुख नगरों में काजी और अमीर दाद की नियुक्ति की। सुल्तान न्याय का स्रोत होता था। अंतिम निर्णय उसी के द्वारा होता था। इल्तुतमिश के न्याय व्यवस्था के संबंध में इल्तुतमिश ने लिखा कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 शेर बने हुए थे, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी।
पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था, उसका फरियाद सुनकर तत्काल न्याय की व्यवस्था की जाती थी। तो याद रखिएगा, शेर के गले में घंटी। ठीक है। इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। लाल वस्त्र उस समय न्याय का प्रतीक माना जाता था। उल्लेखनीय है कि रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर ही जनता से रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासन से हटाने की प्रार्थना की थी। ये भी इंपोर्टेंट है। सुल्तान के बाद काजी उल-कुजात ही सर्वोच्च न्याय का अधिकारी था। इल्तुतमिश ने अनेक हिंदू सरदारों को भी अपने क्षेत्र पर राज्य करने का अधिकार दिया। दोस्तों, इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। ठीक है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसने चलाया था। ठीक है। मुद्रा व्यवस्था शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के चलाए, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है। शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के चलाए, इसमें चांदी का टंका 175 ग्राम का और तांबे का जीतल 32 रत्ती का था। ठीक है। उत्तर भारत में चांदी का टंका 48 जीतल के बराबर था, ये इंपोर्टेंट आ चुका है। और दक्षिण भारत में एक टंका 50 जीतल के बराबर था। ठीक है दोस्तों, मुद्रा व्यवस्था दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है। वह पहला तुर्क शासन था शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश एक समान मुद्रा विशेषज्ञ था। विदेशों के प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रस्तुत करने का श्रेय इसे ही प्राप्त है। ये भी इंपोर्टेंट है। टंकों पर टकसाल का नाम लिखवाने की का जो प्रथम प्रयास था तो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू हुआ। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। अपने लिए भी शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश शब्द अंकित करवाया। साथ ही स्वयं को प्रधान धर्म रक्षक नासिर अमीर उल मोमिनीन भी घोषित किया। इन सिक्कों पर हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे कि शिव का नंदी, चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का प्रचलित किया। उसका चांदी का टंका 175 ग्राम का होता था। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान थे। आगे चलकर बलबन ने सोने का सिक्का और सिकंदर लोदी ने तांबे का टंका जारी किया था। इल्तुतमिश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो ठीक है। राजवंश राजतंत्र की स्थापना। इल्तुतमिश ने ईरान की राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण किया तथा उसे भारतीय वातावरण के अनुकूल समन्वित किया और दरबार में ईरानी राज दरबार के प्रति रिवाजों और व्यवहार को आरंभ किया। राजतंत्रीय संबंध ग्रंथ अदाबुस्सलातीन व मुआस्सिरुस्सलातीन को उसने अपने पुत्रों के लिए बगदाद से मंगवाया था। ये भी इंपोर्टेंट है, आ चुका एग्जाम में। यानी कि दोस्तों अपने बेटे के लिए, अपने पुत्रों को पढ़ने के लिए उसने बगदाद से अदाबुस्सलातीन और मुआस्सिरुस्सलातीन नामक पुस्तकों को मंगवाया था। उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी? इल्तुतमिश एक महान विजेता शासक होने के साथ साथ कला और संस्कृति का भी पोषक था। कला मतलब स्थापत्य कला। उसके समय में दिल्ली का नगर एक मुख्य सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जहां मध्य एशिया से आने वाले शरणार्थी कलाकारों, शिल्पकारों और विद्वानों को प्रशय मिला। दिल्ली को समकालीन साहित्य में हजरत दिल्ली कहा गया है। ठीक है। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इल्तुतमिश का
योगदान महत्वपूर्ण है। उसे दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। उसने 1231-32 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। दोस्तों, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनवाई, पूरी करवाई, ठीक है। और दिल्ली में उसका मकबरा है, मकबरा, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। इल्तुतमिश अतारकिन का दरवाजा जोधपुर नागौर में है। इसने सुल्तानगढ़ी अथवा नसरुद्दीन का मकबरा भी बनवाया था, ठीक है। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जनकदाता भी कहा जाता है। दिल्ली में स्वयं का मकबरा, यह छत बीन मकबरा एवं एक कक्षीय का निर्माण करवाता था, ठीक है। तो ये जो मकबरा है, ये छत बीन है, इसकी छत नहीं है, ठीक है। बदायूं बदायूं में हौज एक खास शमसी ईदगाह निर्माण करवाया। अतारकिन का दरवाजा नागौर में निर्माण करवाया था। हौज एक खास आपके सामने तो ये रहा, अतारकिन का दरवाजा भी ये जो नागौर में है, ठीक है। 7 दरवाजों का शहर नागौर, ठीक है दोस्तों। जिसमें पहला है अजमेरी दरवाजा, दूसरा कमारी दरवाजा, नक्काश दरवाजा, नया दरवाजा, नाहर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा और माई दरवाजा, ठीक है। ये नागौर में है। और नागौर में ही अतारकिन का मकबरा है, अतारकिन। तो ये जो मस्जिद है, ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, ये कुब्बत उल इस्लाम। तो कुब्बत उल इस्लाम नहीं है, ये जो है कुब्बत उल इस्लाम तो पीछे वाली है। ये जो है क्या है ये,
दोस्तों ये जो है शमसी, याद आ गया मुझे, शमसी, शमसी किला है, शमसी किला, ठीक है, शमसी किला है। इसका नाम पूरा याद नहीं आ रहा तो बताऊंगा अभी। ये है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये है गुलाम वंश के तीनों शहजादों यहाँ दफन किया गया था। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी, काफी ऊंचाई पर है दोस्तों ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है। सुल्तानगढ़ी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, टम्ब और सुल्तानगढ़ी भारत में बनाई गई पहली इस्लामिक इमारत थी, जो नसरुद्दीन महमूद के लिए बनाई गई थी, जो इल्तुतमिश का बेटा था जो मारा गया था, ठीक है। ये हौज खास है दोस्तों, हौज खास, ठीक है। इल्तुतमिश ने भवनों का निर्माण करवाया। उसने उसने 1231-32 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इसका निर्माण कार्य मूल इराक के निवासी सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ऐबक द्वारा करवाया गया था, किंतु से इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार पर अपने आश्रयदाताओं कुतुबुद्दीन ऐबक एवं सुल्तान मुजुद्दीन मोहम्मद गोरी का नाम अंकित करवाया। इसने अतिरिक्त जोधपुर में अतार किन का दरवाजा निर्मित करवाया तथा मस्जिद में एक मदरसा का निर्माण करवाया। अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनवाया। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। उसने बदायूं में हौज शमसी, तो ये जो मैं भूल गया था, ये वो है हौज शमसी और शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया। वार्षिक 23 में उसने बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। साहित्य के लिए उसने क्या किया? इल्तुतमिश विद्वानों व योग्य व्यक्तियों का सम्मान करता था। उसने मंगोल आक्रमणों के माध्यम कारण मध्य एशिया और इस्लामी प्रदेशों से भागकर आए हुए सभी योग्य व्यक्तियों और राजपुरुषों को अपने दरबार में स्थान दिया। समकालीन विद्वान मिनाज उसराज और मलिक ताजुद्दीन को उसका संरक्षण प्राप्त था। ये भी इंपोर्टेंट है, मिनाज सिराज और मलिक ताजुद्दीन को उसका संरक्षण प्रदान था। निजामुद्दीन मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी और फखरुल मुल्क इसामी जैसे योग्य व्यक्ति उसके दरबार में आश्रय दिया था। निजामुद्दीन जुनैदी को इल्तुतमिश ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इल्तुतमिश ने मदरसों का निर्माण करवाया। उसने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना और उसका नामकरण मोहम्मद गौरी के नाम से मदरसा ए मुअज्जिबी रखा। ये भी इंपोर्टेंट है। इसी के नाम पर उसने बदायूं में एक मदरसे की स्थापना की। नासिरी मदरसा की स्थापना भी इल्तुतमिश ने करवाई। इसका नामकरण उसने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद के नाम पर करवा दिया। ये भी इंपोर्टेंट है, नासिरी मोहम्मद। तो ये इसामी है, ठीक है, इसामी का फोटो है। तो इसामी नहीं, सिराज, सॉरी, मिनाज सिराज, ठीक है, मिनाज सिराज। धार्मिक नीति कैसी थी इसकी? व्यक्तिगत जीवन में इल्तुतमिश अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। निजामुद्दीन सिराज ने उसका संबंध में लिखा है कि उसके समान धर्मपरायण, दयालु और महात्माओं और विद्वानों का सम्मान करने वाला दूसरा कोई शासक नहीं था। इल्तुतमिश रात्रि का पर्याप्त समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था। वह सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी मुद्दीन नागौरी, शेख जलालुद्दीन तबरेजी, शेख बहाउद्दीन जकारिया और शेख नक्शवी का बड़ा आदर करता था। दरबार में धार्मिक
गोष्ठियों का आयोजन कर वह उलेमा वर्ग को भी संतुष्ट रखता था। उसने रहस्यवादियों की सद्भावना से पूरा लाभ उठाया। शेख बहाउद्दीन जकारिया की सहायता से उसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की तथा शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसे शमसी तालाब के निर्माण में सहायता दी। इस्माइल सियाओं का विद्रोह इल्तुतमिश के समय में हुआ, परंतु सुल्तान ने उसका दमन कर दिया। अब दोस्तों हम इल्तुतमिश का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, आरंभिक तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण स्थान था। भारत में तुर्की सत्ता के विकास में उसका उल्लेखनीय योगदान है। उसने मध्य एशियाई राजनीति से नाता तोड़कर दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र एवं वैधानिक स्वरूप प्रदान किया था तथा एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो पूर्ण रूप से भारतीय थी। वह एक साहसी सैनिक व योग्य सेनापति होने के साथ साथ एक दूरदर्शी शासक था। उसने भारत में नव तुर्की राज्य को शक्तिशाली व संकित किया तथा उसे उस पर अपने अपने वंश के अधिकार को सुरक्षित रखा। मंगोल आक्रमण के संकट से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की तथा एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। के ए निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया, किंतु इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्राणशक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार उसने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्ति स्थापित की, जिनके गले में घंटे लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार उसने ऐसे सैनिक राजतंत्र की नींव डाली जो आगे चलकर खिलजियों के नेतृत्व में निरंकुशता की पक्का स्तर पर पहुंचा। उसके पद प्रदर्शन के लिए कोई परंपरा नहीं थी। उसने अपना मार्ग स्वयं चुना। अपने परिश्रम और दूरदर्शिता से वह अपने राज्य को संतुलित किया। उसे मध्यकालीन भारत का श्रेष्ठ शासक मानता है। आरपी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश उसी का आस्था होता है, उसी से होता है। इल्तुतमिश ने राज्य की सीमा का निर्धारण उसे मजबूत बनाया। उसने राजा का पद तथा राजत्व सिद्धांत की स्थापना की। उसका शासन दृढ़ था, किंतु बर्बरता पूर्ण शासन नहीं। उसने कबीर खां अयाज नामक अपने एक दास को, जो मुल्तान का राज्यपाल पद पर असफल रहा, उसे वहां से हटाकर दंडित न कर उसकी जीविका के लिए पलवल ग्राम प्रदान किया। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। तो उत्तराधिकारी की समस्या कैसी थी? ठीक है, उसकी जब मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी की समस्या पैदा हुई। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से 1265 तक, अर्थात बलबन के राज्यारोहण तक, दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास अस्थिरता से प्रभावित रहा, क्योंकि इस काल में इल्तुतमिश के वंशजों और उसके द्वारा संयुक्त चालीसा दल के सरदारों के बीच राजनीतिक प्रभुत्व के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस काल की 2 मुख्य विशेषताएं थी: इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना तथा तुर्की अधिकारियों की महत्वाकांक्षाएं। चालीसा दल के सदस्य शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखना चाहते थे, इसलिए वे इल्तुतमिश के वंशजों को केवल नाम मात्र सुल्तान बनाए रखना चाहते थे। इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु 1229 में एस्माइक उसकी मृत्यु हो जाने के कारण इल्तुतमिश के सामने उत्तराधिकार चुनने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसके शेष पुत्र अयोग्य और विलासी थे। जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर गया तो वह दिल्ली का शासन अपने पुत्री रजिया के अधिकार में छोड़ गया था। ये भी इंपोर्टेंट है। रजिया ने अपना दायित्व इतनी कुशलता से पूरा किया कि ग्वालियर से लौटने के तुरंत बाद 1232 में इल्तुतमिश ने अपने मशरफे ममालकत ताजुल मुल्क
मोहम्मद दबीर को यह आदेश दिया कि वह रजिया को उत्तराधिकारी बनाने के लिए मनोनयन पत्र तैयार करें। उत्तराधिकारी की पसंद पर इल्तुतमिश ने कहा था कि रजिया ने अपना दायित्व इतनी कुशलता से पूरा किया कि ग्वालियर से लौटने के तुरंत बाद 1932 इल्तुतमिश ने अपने मशरफे उत्तराधिकारी के प्रश्न पर इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे पुत्र भोग विलास में त्रस्त हैं और कोई भी शासन करने योग्य नहीं है। वे इस राज्य का शासन नहीं कर सकते। मेरी मृत्यु के उपरांत तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि उसके समान शासन कोई अन्य योग्य नहीं कर सकेगा। ग्वालियर अभियान के बाद एक संस्मारक मुद्रा प्रचलित की गई जिस पर इल्तुतमिश के साथ रजिया का नाम अंकित किया गया। रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया जो एक साधारण निर्णय था। साधारण, ठीक है। उससे पहले कोई भी जो है महिला नहीं बनी थी। से पूर्व तुर्कों के बीच किसी महिला के शासन के रूप में कार्य करने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। उलेमा वर्ग भी इसे शरीयत के विरुद्ध मानते थे। राज परिवार में रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। उसकी सौतेली मां शाह तुर्कान अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाने के लिए 40 दल के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। इल्तुतमिश के समय का प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क जुनैदी भी रजिया के विरुद्ध था। अतः इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश के जो प्रशासनिक सुधार थे उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने दिल्ली के निकट दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और वहां पर 2000 इक्ताओं का गठन कर 2000 तुर्की सैनिकों की नियुक्ति की। उसने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद को सर्वप्रथम फांसी, उसके बाद अवध तथा रुकनुद्दीन फिरोज को बदायूं फिर लाहौर की एकता प्रदान की। सल्तनतकालीन प्रशासकीय संरचना की नींव डालने का श्रेय इल्तुतमिश को है। फारसी राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण करने का कर उनको भारतीय वातावरण में समन्वित करने वाला वह पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश द्वारा रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुनना यह ईरानी परंपरा ही है जहाँ पिता के बाद पुत्री को शासन रोहड़ के उदाहरण प्राप्त होते हैं। बताया जाता है कि अपने पुत्रों की शिक्षा हेतु उसने बगदाद से जिन पुस्तकों अबा बुसरातीन एवं मनुसरातीन को मंगाया था उसी से इल्तुतमिश ने ईरानी राजतंत्र परंपरा को ग्रहण किया। इल्तुतमिश ने अपने सभी पुत्रों व पुत्री को राजपद हेतु प्रशिक्षित किया क्योंकि उसका मानना था कि राजा का पद कर्तव्य उत्तरदायित्व का ऐसा पद है जिसे केवल योग्य व्यक्ति सौंपना चाहिए। ये भी इंपोर्टेंट है आज का एग्जाम में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। सुल्तान की केंद्रीय सेना हसम एक कल्प का निर्माण किया। उसके शासनकाल में अहमद अयाज रावत अर्ज था जिसने शमसी दासों के अंतर्गत 30 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया। अहमद अयाज का महत्व इतना बढ़ गया कि एक बार उसने कह दिया कि यहाँ एकत्र सभी लोग सुने कि शासन का मुख्य रक्षक एम सिंबल में हूं। ये भी इंपोर्टेंट है। नेल्सन राइट के अनुसार इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली के समस्त सुल्तानों में सर्वाधिक है। वह पहला सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। यही वह पहला सुल्तान है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए जिसमें चांदी का टंका 175 ग्रैंड तांबे का जीतल प्रमुख था। भारत वर्ष में उसने नई परंपरा यह भी शुरू की कि टंका पर उस शहर का नाम भी खुतबाता था जिस शहर में वह डाले जाते थे। महत्वपूर्ण है कि सुल्तान महमूद गजनवी की सिक्कों पर टक्कर का नाम महमूद पर लिखा है लेकिन उसने भारत वर्ष के बाहर इन सिक्कों को डलवाया था। इल्तुतमिश ने 33 प्रशासकों को सरकारी पदों से इसलिए हटा दिया क्योंकि उच्च कुल में पैदा नहीं हुए थे। लेकिन इसने अपने वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी जो कि लुहार जाति का था
नहीं हटाया, लेकिन इस पर उसे उसका विश्वास हट गया। वह जो नदी है जिसने इल्तुतमिश के सम्मुख जब उलेमाओं के हिंदुओं के लिए मृत्यु या इस्लाम की शर्त रखी, तो कहा कि मुसलमान तो समुद्र में एक बूंद के समान या दाल के नमक के बराबर है, इसलिए इस प्रस्ताव को नहीं लागू किया जाए। इस मुद्दे पर खुद मुसलमान इल्तुतमिश का कहना था कि बाग अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि वह उलेमा वर्ग का विरोधी नहीं था और दरबार में धार्मिक गोष्ठियों का आयोजन कर उलेमा वर्ग से संतुष्ट करता था। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता के विषय में इल्तुतमिश कहता है कि उसने अपने महल के सम्मुख संगमरमर के 2 शेर बनवाए, जिसकी गर्दन में घंटियां बंधी थी। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। आगे चलकर मुगल बादशाह जहांगीर ने भी आगरा किले के सायबुर्ज में जंजीरी न्याय व्यवस्था शुरू की। इल्तुतमिश ने न्याय करने के लिए सभी शहरों में काजी एवं अमीर दाय की नियुक्ति की थी। दैनिक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इल्तुतमिश ने दिल्ली एवं बदायूं में म्यूजिया या मदरसा मुअज्जी कॉलेज खोला। इसमें दिल्ली का पहला बुजुर्ग कॉलेज निर्मित हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली के मकबलपुर में बनवाया, जिसे सुल्तानगढ़ी का बाग कहा जाता है। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय के अनुसार सुल्तानगढ़ी बाग में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। अपने मकबरे का निर्माण उसने दिल्ली में स्वयं करवाया था। इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश ने अपने भारतीय सामंतशाही के विनाश के लिए अख्ता व्यवस्था शुरू की, जो साम्राज्य के सुदूर स्थित प्रदेशों को जोड़ने में भी सहायक रही। महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वप्रथम इक्ता देने की प्रथा आरंभ मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने की थी। इसको ऐबक को कोराम का इक़्तिदार बनाया गया था। इल्तुतमिश की विशेषता यह है कि इसने इसे अपने प्रशासन का आधार बनाया और उसके समय से एकता प्रदान करने का सामान्य वितरण चल गया। इल्तुतमिश के साहित्यिक सुधार की भी चर्चा कर लेते हैं। इल्तुतमिश के महल दौलता खान में 2 महल थे, ठीक है। इल्तुतमिश के महल दौलता खाना में 2 महल थे, सफेद महल और केसरी फिरोजा हरा महल। इल्तुतमिश ने मिनाज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया। इल्तुतमिश का दरबार विभिन्न योग्य व्यक्तियों के कारण महमूद गजनवी की भांति गोरखपुर बन गया। संभवतः इसी समय अमीर खुसरो का पिता सैफुद्दीन मध्य एशिया से भागकर दिल्ली आया था। इल्तुतमिश ने नसली नामक कवि को भी संरक्षण प्रदान किया था। मिनाज ने इल्तुतमिश को सुल्तान शहीद कहा। मिनाज कहता है कि ऐसा गुणवान दयालु हृदय विद्वानों एवं धर्म उपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी शासन पर नहीं बैठा। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि इल्तुतमिश की शक्ति बड़ी तीव्र थी, वह अपने सेवकों में किसी को सोते समय क्षुब्ध नहीं करता था। इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम मुसलमान गौरव ग्रंथ फक्र मुदब्बिर की आदाबुल हर्ब वासुजात या आदाबुल मुल्क है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आज के एग्जाम में। नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने 1231 में इल्तुतमिश के दरबार में जवामी उल हिकायत की रचना की, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम इसी पुस्तक में चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। इल्तुतमिश के समय तक दिल्ली इस्लाम के प्रमुख केंद्र कुब्बत उल इस्लाम के रूप में प्रसिद्ध हुई। इल्तुतमिश के ही काल में 1221 में बख्तियार काकी दिल्ली आए। काकी ने शमसी तालाब के निर्माण में सहायता दी। शेख बहाउद्दीन जकारिया की मदद से इल्तुतमिश ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश शेख नक्शबी उर्फ सुगरा को पिताजी कहते था। इल्तुतमिश ने ही शेख उल इस्लाम के पद का सृजन किया, जिस पर पहली नियुक्ति सुगरा की हुई। मिनाज के अनुसार बचपन में एक दरवेश ने इल्तुतमिश को कुछ अंगूर खरीद के दिए।
क्योंकि उसके पैसे गुम हो गए थे। बदले में दरवेश ने उससे वादा लिया कि वह जब इल्तुतमिश सत्ता हासिल करेगा तो वह हमेशा फकीरों और संतों का सम्मान करेगा। इल्तुतमिश के दरबार में साहित्यकारों और संतों के बैठने के लिए कुछ ऊंचे एवं नीचे स्थान थे। एक बार शेख निजामुद्दीन एवं नूरुद्दीन मुबारक गजनबी में उसके समक्ष प्राथमिकता के विषय में झगड़ा हुआ था। अन्य ग्रंथों से प्रमाणित होता है कि इल्तुतमिश ने अपना कुछ समय बगदाद में व्यतीत किया। यहाँ वह अवारिफ मारिफ के रचयिता शेख बहाउद्दीन सुहरावर्दी, शेख औद्दीन किरमानी व अन्य समकालीन प्रसिद्ध संतों के संपर्क में युवावस्था में ही आ गया था। 1220 में खलीफा अल नासिर ने बदायूं के मूल निवासी मौलाना रजीउद्दीन हसन सागानी को अपना राजदूत बनाकर इल्तुतमिश के दरबार में भेजा था। वर्णी खलीफा के अन्य दूत काजी जलाल उरुस का उल्लेख करता है कि इल्तुतमिश के लिए बगदाद से सफीनतुल खुलफा की एक प्रति लाया था। 18 फरवरी 1229 में खलीफा के दूत मानाभिषेक पत्र लेकर दिल्ली आए। इसी अवसर पर इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का विशेष सम्मान करने के लिए खिलत एवं लाल छत्र प्रदान किया। इसके ठीक बाद मार्च अप्रैल 529 में उसके पुत्र नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान 1235 में एक तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामी ने नालंदा यात्रा, ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐबक ने लाहौर से शासन किया, दिल्ली से नहीं। इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली को राजधानी बनाया। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यही कारण है कि फिरोज तुगलक ने उसके नाम कुतुबे में शामिल नहीं किया। इल्तुतमिश ऐबक से पहले ही दास्ता से मुक्ति पा चुका था। उसने अपने नाम को खुतबा पढ़वाया, जबकि ऐबक ने यह सब नहीं किया। इल्तुतमिश का चयन दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैन्य अधिकारियों ने किया था, जबकि ऐबक का नहीं। यही इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को न केवल अक्षुण्ण रखा, वरन उसे सुसंगठित एवं संगठित राज्य बना दिया। उसने दिल्ली को राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। यह उसके कार्यों का ही फल था कि दिल्ली को हजरत दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। वर्णी के अनुसार चंगेज खान से उत्पीड़ित होकर अनेक प्रसिद्ध राजकुमार, कुलीन, मंत्री व अन्य इल्तुतमिश के दरबार में आए। उनकी उपस्थिति से उसके दरबार का वैभव और स्तर इतना बढ़ गया कि वे महमूद और संदर के दरबारों का समान दिखाई देने लगा। दिल्ली सल्तनत में पहली बार वंशानुगत राज सत्ता स्थापित करने का प्रयास इल्तुतमिश ने किया था। 18 फरवरी को उसकी सत्ता को बगदाद के खलीफा से वैधता मिली और दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र स्थिति को मान्यता मिली। खलीफा ने उसे सुल्तान आजम मान सुल्तान कहा था। इन्हीं सब कारणों से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश के से प्रारंभ होता है। के निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक शक्ति, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। यही कारण है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और लेलपुल ने इल्तुतमिश को दास वंश का वास्तविक संस्थापक घोषित किया है। तो ये थी क्लास, आपको कैसी लगी? ठीक है, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद क्लास करने के लिए।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।